नमो नमः। स्वागत है आप सबका संस्कृत शाला की आज की इस कक्षा में। प्यारे बच्चों, आज की इस कक्षा में, आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कि व्यंजन संधि क्या है। संधि के विषय में आप पहले जानते हैं, तो व्यंजन संधि क्या है, व्यंजन संधि के प्रमुख भेद कौन से हैं और व्यंजन संधि से युक्त जो शब्द हैं हम उनका विच्छेद कैसे कर सकते हैं, उन्हें अलग अलग कैसे कर सकते हैं और हम कैसे पहचान सकते हैं कि किस व्यंजन को क्या बदलाव होगा। आपके इन सभी प्रश्नों का उत्तर आज की इस वीडियो में मिल जाएगा और साथ ही मिलेगी आपको ट्रिक। हम व्यंजन संधि के जिन भेदों को हम करेंगे, मैं पहले उन्हें विस्तार से बताऊंगा और उसके बाद आपको एक एक पंक्ति में एक एक नियम को स्पष्ट कर दूंगा। तो आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा और पूरी देखिएगा, जिससे व्यंजन संधि के विषय में आपका कोई भी प्रश्न शेष ना हो। और अपने इस कार्य को आगे बढ़ाने से पहले मैं यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको संस्कृत के विषय में विविध सामग्री प्राप्त होती रहे। और आप जो है वह इसी पर हम आपको वर्कशीट भी उपलब्ध कराएंगे, जिसका लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आरंभ कर रहे हैं, व्यंजन संधि है क्या। तो जब व्यंजन का व्यंजन के साथ अथवा व्यंजन का स्वर के साथ योग हो, मिलान हो, मेल हो, जोड़ हो। योग का अर्थ यहां पर जोड़ है। तो बच्चों, आप संधि कहते हैं, संधि का अर्थ होता है जोड़ना। और जब हम बात कर रहे हैं व्यंजन संधि की, तो व्यंजन आप जानते हैं, हमारी वर्णमाला की हम बात करें तो वर्णमाला में 33 व्यंजन हैं। और ये 33 व्यंजन जब आपस में मिलते हैं, एक तो तब इनकी संधि होती है, इनका जो मिलना है तो वो तब होगा। और दूसरा है कि जब व्यंजन के सामने स्वर आ जाए, तो जब व्यंजन का व्यंजन के साथ योग हो अथवा व्यंजन का स्वर के साथ योग हो, पहली तो स्थिति ये। और दूसरी ये है कि और वहां पर परिवर्तन जो है वो व्यंजन में हो, क्योंकि अगर व्यंजन के सामने व्यंजन आने से उनमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है तो बच्चों ये मत मानिएगा कि वहां पर उन दोनों को मिलाकर लिख दिया है बिना परिवर्तन के, तो वो संधि है नहीं। कोई परिवर्तन अवश्य वहां पर होना चाहिए। तो जब व्यंजन का व्यंजन के साथ अथवा व्यंजन का स्वर के साथ में योग हो, मिलान हो, जोड़ हो और परिवर्तन व्यंजन में ही हो, तो वह व्यंजन संधि कहलाता है। वो परिवर्तन जो है वो व्यंजन संधि कहलाता है। उदाहरण के माध्यम से आपको और स्पष्ट हो जाएगा। जैसे आपने ये शब्द पढ़ा है उज्ज्वलः। अब उज्ज्वलः शब्द किन दो शब्दों से मिलकर बना है? उत और ज्वल। तो उत और ज्वल इन शब्दों से मिलकर बना है। अब देखिए, जमा से पहले क्या है? त है। ये हमने सामने भी लिखा है। तो त है जमा से पहले, और जमा के बाद में क्या है? ज। तो त के सामने ज आ गया, तो जो परिवर्तन कहाँ हो गया? परिवर्तन हो गया इस त में। क्या हो गया उसे? ये ज हो गया है। तो परिवर्तन होके त के सामने जब ज आ गया तो परिवर्तन होके उसे ज हो गया और बन गया उज्ज्वलः। अब आगे देखते हैं हम। यहां पर सत जमा चित, इन दोनों को हम मिलाते हैं तो क्या बन जाता है? सच्चित। क्योंकि जमा से पहले क्या है? त है, और जमा के बाद क्या है? च है। ये जो आपको ची में ई की मात्रा नजर आ रही है, तो ये बेशक मात्रा आगे से आ रही है, लेकिन व्यंजन की दृष्टि से बोलकर आपको पता चल जाएगा कि सामने च है। तो च होने के कारण त को भी च हो गया और बन गया सच्चित। और अग्रिम है वाक जमा ईशः। वाक जमा ईशः, तो क के सामने ये ई आई है, एक स्वर आया है। तो क्या हुआ? क को, ये तो हमने व्यंजन के सामने व्यंजन देखे पहले दो उदाहरणों में। अब तीसरे उदाहरण में व्यंजन के सामने स्वर आया है ई, तो क को क्या हो गया है? ग हो गया है। तो देखिए यहां पर क था, क के सामने ई आई है, तो क को ग हो गया, तो ग में ई मिली तो बन गया गी। क्योंकि जब व्यंजन के सामने कोई स्वर आता है तो वो व्यंजन उस स्वर से मिलकर पूरा हो जाता है। तो वाक जमा ईशः वागीशः। तो मैं समझता हूं अब आपको स्पष्ट होगा कि जब व्यंजन का व्यंजन के साथ में मेल हो अथवा व्यंजन का स्वर के साथ में मेल हो, योग हो और परिवर्तन जो है वो व्यंजन में हो, तो वह व्यंजन संधि कहलाता है। अब बात आती है व्यंजन संधि के प्रमुख भेदों की।
कि व्यंजन संधि के प्रमुख भेद कौन से हैं। यूं तो बच्चों इसके 13-14 से अधिक भेद हैं, लेकिन हम प्रमुख भेदों की बात करेंगे, क्योंकि एक और मैं बात आपको बताना चाहूँगा कि व्यंजन संधि जो है ये भाषा को सीखने में, संस्कृत को सीखने में हमारी सहायक है। अपने आप में संधि हमारा लक्ष्य नहीं है। संधि तो हमें भाषा को, अपने पाठों को समझने में, पाठों में आए हुए शब्दों को समझने में सहायक है। तो हम पाठों के कॉन्टेक्स्ट में हम इन संधियों का प्रयोग करेंगे, और परीक्षा में भी आजकल मुख्य रूप से 9वीं से 12वीं की परीक्षा जो है उसमें पाठों में से ही इन संधियों के उदाहरण पूछे जाते हैं। तो हम यहाँ पर व्यंजन संधि के कुछ प्रमुख भेद आपको करवा रहे हैं। इनके अंदर मैं समझता हूँ कि 9वीं से 12वीं तक की आपकी व्याकरण में, संधि में जो व्यंजन संधि के प्रमुख भेद हैं वो सब के सब यहाँ पर कवर हो जाते हैं। तो हम कुछ प्रमुख भेदों को देख लेते हैं। सबसे पहले है श्चुत्व संधि, फिर ष्टुत्व संधि, फिर जश्त्व संधि, फिर अनुनासिक संधि, फिर अनुस्वार संधि, फिर परस्वर्ण संधि, और अंत में हम करेंगे चर्त्व संधि को। तो इन 7 भेदों को आज की इस वीडियो में आप जानने वाले हैं। अब हम आरंभ करते हैं सबसे पहले भेद श्चुत्व संधि से। अब श्चुत्व संधि ही क्या है? देखिए, स या तवर्ग, स से तो आप परिचित हैं ही, स तो एक ही वर्ण है, तवर्ग। अब व्यंजनों में जब आप पढ़ते हैं तो क ख ग घ ङ च छ ज झ य, तो ये क से ङ तक के वर्ण जो है इन्हें क वर्ग बोल देते हैं। ऐसे ही च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, ये 5 वर्ग हैं। 5 वर्गों में 25 वर्ण आ जाते हैं। तो जब स के सामने किस वर्ग की बात हो रही है? त वर्ग की। अब त वर्ग में कौन से अक्षर हैं? त, थ, द, ध, न। देखिए सभी हलंत हैं, क्योंकि व्यंजन हमेशा हलंत होता है, वो स्वर से मिलने के बाद ही पूरा होता है। तो जब स या तवर्ग के बाद अथवा पहले, अब ये बात यहां पर आप समझ लीजिएगा कि दोनों तरफ की बात है, मैं दोनों के उदाहरण दूंगा आपको। तो आप ये देख लीजिए, जब स या तवर्ग के बाद या पहले हम बाद को देख लेते हैं कि उसके बाद अगर क्या आ जाए, श आ जाए या फिर चवर्ग आ जाए। अब चवर्ग मतलब च, छ, ज, झ, य, इनमें से कोई सा अक्षर हो तो होगा क्या? तो स के स्थान पर श और तवर्ग के स्थान पर क्रमशः चवर्ग हो जाता है। बच्चों, जब भी आप व्याकरण कीजिएगा तो व्याकरण करते हुए और उसमें भी संधि करते हुए आपको एक बात विशेष रूप से ध्यान देनी है कि 3 बातें हैं संधि में। एक तो क्या होगा, नंबर 2 किसको होगा, और नंबर 3 कब होगा। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं तो क्या होगा, तो वो स के स्थान पर श और तवर्ग के स्थान पर चवर्ग हो जाएगा। ठीक है, तो किसको होगा? स को श और तवर्ग को चवर्ग होगा। और कब होगा? जब स या तवर्ग के सामने श या चवर्ग आ जाएं। जैसे उदाहरण आप देख लीजिए यहाँ पर, उदाहरण से, क्योंकि यहाँ पर बच्चों ये नियम रटने के स्थान पर उदाहरण से बात समझ आती है। तो जैसे स को श का उदाहरण हम देखते हैं, जैसे रामस जमा शेते। तो संधि का जो असर है बच्चों वो जमा से बिल्कुल पहले वाले अक्षर और जमा के बिल्कुल बाद वाले अक्षर पर ही पड़ता है। तो जमा से पहले है स, तो आपको कहा था कि स ऊपर आया था, स के बाद में क्या है? श। तो ऊपर नियम में आया था कि स के सामने या तो श आ जाए या चवर्ग आ जाए, तो श आ गया है। तो परिवर्तन क्या होगा? तो स के स्थान पर श हो जाएगा। तो ये देखिए दोनों को मिलाया और रामस का जो स था उसे यहाँ पर श कर दिया गया, तो बन गया रामश्येते। क्या बन गया है? रामश्येते, ये बन गया है। एक और उदाहरण देख लीजिए, रामस जमा शोभते। अब यहाँ भी जमा से पहले स है, सामने श है, तो क्या हो गया? स को श हो गया, रामश शोभते, रामश शोभते। और एक और बात बच्चों, विशेष रूप से तो सारी ही संधि, मुख्य रूप से सारी संधि, लेकिन विशेषतः व्यंजन संधि जो है वो सारी इस तरह की, अगर आप उसे बार बार बोलेंगे ना, रामश्येते, 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 अपने आप ही आपके मुंह से स के स्थान पर श निकलने लगेगा। यही यहाँ पर इस आधार पर ही नियम बने हैं, क्योंकि बच्चों जो हमारे वैयाकरण हुए हैं, जो विद्वान हुए हैं, उन्होंने भाषा को नहीं बनाया, उन्होंने भाषा के अंदर जो व्याकरण के जो उदाहरण आए ना, उनको उन्होंने केवल सिद्ध किया कि ये शब्द बने कैसे हैं। आगे एक और उदाहरण है, कस जमा चित। अब ये श का उदाहरण तो आपने ऊपर देख लिया था कि स के सामने श आ जाए तो श हो गया था।
अब कस में स है, सामने क्या आ गया, च आया है, जो कि चवर्ग है। कहा था ना कि या तो श आए या चवर्ग आए, तो अब चवर्ग आ गया, तो क्या बदलाव होगा, अब भी वही बदलाव होगा, स को श, तो कस जमा चित कश्चित। आगे निस जमा चितम, ये तो शब्द आप खूब प्रयोग करते हैं, आपको देखते ही पहचान गए होंगे आप इसे। तो स के सामने च आ गया है, तो स को हो गया है श, तो बन गया है निश्चितम। तो हमने सीखा कि स के सामने यदि श आ जाए या चवर्ग आ जाए तो स को श हो जाता है। अब हम आगे देखते हैं इसका जो दूसरा भाग है कि तवर्ग में किस प्रकार परिवर्तन होता है। तो उदाहरण आप देखेंगे, उत जमा चारणम, उत जमा चारणम, जमा से पहले है त, तो तवर्ग का है त, अब और सामने क्या है, च, जो कि चवर्ग का है। अब नियम ने क्या कहा था कि तवर्ग के सामने यदि चवर्ग आ जाए तो क्रमशः परिवर्तन होगा। अब किस तरह से, जैसे उत जमा चारणम, तो त के सामने च आ गया है, तो त को क्या हो गया है, च ही हो गया है, तो बन गया है उच्चारणम। आगे ऐसा ही एक शब्द है सत जमा चित, अब त के सामने यहां भी सामने च है, तो क्या बन जाएगा, सच्चित। ऐसे एक और शब्द है, इससे भी आप परिचित हैं, सत जमा चरित्रम, तो त के सामने च है, तो बन गया है सच्चरित्रम। अब अगले उदाहरण में आप देखेंगे कि तत् जमा जालम, अब तत् का जो त है, इस त के सामने क्या है, ज है, तो अब ये क्या बनेगा, तो क्योंकि सामने ज है इसलिए ये बन गया ज ही, तो बन गया तज्जालम। और ऐसे ही उत जमा ज्वलः, तो इसको भी यहाँ पे क्या हो गया है, उत जमा ज्वलः उज्ज्वलः, तो यहाँ पर त के सामने होने के कारण इसे पहले च हुआ था और अब यहाँ पर ज सामने आ गया है तो ज हो गया है। अब ये तो उदाहरण हो गए बच्चों जब तवर्ग के सामने चवर्ग आए, तवर्ग के बाद चवर्ग आए। लेकिन अब अगले दो उदाहरण आपको ये बता रहे हैं, क्योंकि जब हमने नियम पढ़ा था तो हमने ये देखा था ना, क्या देखा था हमने ये देखा था कि स या तवर्ग के बाद, तो ये तो बाद में हो गए जब रामस जमा शेते हमने देखा, अथवा पहले, कई बार पहले भी आ सकता है श या चवर्ग, श या चवर्ग पहले आए और बाद में स या तवर्ग आए, तब भी बदलाव तो किस में ही होना है, बदलाव तो यही होगा, या स के स्थान पर श और तवर्ग के स्थान पर चवर्ग होना है। तो बाद वाले तो हमने उदाहरण देखे हैं कि स के बाद में श आया है, लेकिन अब हम ये भी देख लेते हैं कि उससे पहले भी जहां पर आया है, तो हम उसे भी देख लेते हैं इस उदाहरण में। जैसे यज जमा नह, अब क्या है, जमा से पहले है ज, तो ज कौन से वर्ग का है, ज तवर्ग का नहीं है, च वर्ग का है, च छ ज, और सामने आया है न, इसके बाद में क्या आया है, न, न किस वर्ग का है, तवर्ग का है, तो तवर्ग से पहले च वर्ग आया है और बदलाव किस में हुआ है, इस न में, और क्या हो गया उसे, चवर्ग हो गया है। और क्योंकि वो पांचवा अक्षर है न यहाँ पर, तो इसलिए इसे पांचवा अक्षर ही हो गया है और बन गया है यज्ञ। ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही उदाहरण है सामने, राज जमा नह, जब राजन शब्द आपने पढ़ा होगा तो उसकी षष्ठी पंचमी और षष्ठी में राज्ञ शब्द बनता है, तो वो इसी तरह से बनता है। ये बच्चों ये उदाहरण है कि तवर्ग से पहले भी चवर्ग आ जाए तब भी परिवर्तन जो है, तवर्ग जो है उसे चवर्ग हो जाएगा। तो राज जमा नह राज्य। तो इस तरह से बच्चों एक सीधी सी बात, एक अगर मैं सिंपल एक लाइन में इस बात को कहूं तो हमने देखा कि स्तु, स्तु मतलब स और तवर्ग, जो स और तवर्ग है ना, स्तु, ये देखिए स, इसे हम कह सकते हैं कि स्तु, जो स्तु है ना उसे क्या हो जाएगा, उसे हो जाएगा श्चु। अब श्चु मतलब, अब स्तु में क्या है, स मतलब सकार वही, और तु मतलब तवर्ग, त थ द ध न, इनको क्या हो जाएगा, स को तो श और तवर्ग को च वर्ग, मतलब च छ ज झ य, ये हो जाते हैं। तो आपको इतना ये समझ आया होगा। अब हम अगली संधि की ओर बढ़ते हैं। अगली हमारी संधि है बच्चों ष्टुत्व संधि। अब ष्टुत्व संधि में क्या स्थिति है, जैसे हमने वहां पर उस संधि को हम श्चुत्व कहते हैं, श और चु ष्टुत्व, तो अब ये ष्टुत्व है। अब
श बदल गया है यहाँ पर, लेकिन अब स्थिति क्या है, बदलाव जिनको होना है बच्चों वो वर्ण अभी यूं के यूं हैं। यहाँ भी बदलाव किसको होगा, स या तवर्ग को। बदलाव क्या होगा, उनको होगा टवर्ग और श और टवर्ग होंगे। कब होंगे, जब स या तवर्ग इनके बाद में या पहले, वही पिछले वाली स्थिति आ रही है, बाद में भी हो सकते हैं, इनसे पहले भी हो सकते हैं, क्या श भी हो सकते हैं या फिर टवर्ग हो सकते हैं। फिर सुन लीजिए, जब स या तवर्ग इन दोनों, इनके बाद में या पहले या तो श आ जाए या टवर्ग आ जाए। टवर्ग मतलब ट ठ ड ढ ण, इनका कोई वर्ण हो तो तवर्ग के स्थान पर तो हो जाएगा टवर्ग और स के स्थान पर हो जाएगा श। तो इसे उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। तो उदाहरण देखिए, बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी आपको बात। अब उदाहरण है हरिस जमा टीकते। अब हरिस जमा टीकते, अब जमा से पहले क्या है, स। अब स के सामने क्या आया है, ट आ गया है, तो ट टवर्ग का है। तो जब स के सामने टवर्ग आ जाएगा तो स को क्या हो जाएगा, श हो जाएगा। ये श हो गया है और बन गया है हरिष्टीकते। इस प्रकार से अग्रिम उदाहरण आप देख सकते हैं, तत् जमा टंकारः। तत् जमा टंकारः, अब जमा से पहले है बच्चों त, जो कि तवर्ग का एक पहला अक्षर है, और बाद में है टंकारः, जो कि टवर्ग का पहला अक्षर है ट। तो तवर्ग के सामने टवर्ग आ गया है, तो क्या कर दिया इसने त को भी अपने जैसा बना लिया। अब होते हैं ना कहीं, हमारे मित्र भी इस तरह के होते हैं, तो हम जो है वो उनके प्रभाव में जो है वह बहुत बढ़िया हम करने लगते हैं। तो इस त ने भी ट को अपने प्रभाव में ले लिया है। और त जो है ना बच्चों, ये अक्षर यूं कह लीजिए कि सबसे विनम्र अक्षर है। ये इतना विनम्र है, ये जो इसके सामने होता है ये उसके जैसा हो जाता है। वो एक कहावत भी सुनिए ना, जैसा देश वैसा भेष। तो ये इसके सामने जिस देश में होता है, जिस अक्षर के संपर्क में होता है, ये उसी के जैसा हो जाता है। तो त जो है पहले हमने देखा था वो च जैसा भी हुआ, वो ज जैसा भी हुआ। अब हम देख रहे हैं कि वो टवर्ग सामने आ गया तो वो टवर्ग जैसा हो गया। तो तत् जमा टंकारः तट्टंकारः। ऐसे आप त को तो याद कर सकते हैं। और शायद सब ये जो अक्षर है त, ये व्यंजन सबसे ज्यादा बदलाव इसमें होता है। ऐसे ही एक और हम देखते हैं। अब इश जमा तह। अब क्या स्थिति है यहाँ पर, यहाँ तो ये टीकते और टंकारः में टवर्ग जो है ना वो बाद में था, लेकिन अब ये इश का शकार जो आ गया ना, ये त से तवर्ग से पहले है। तो स्थिति में भी परिवर्तन वही होना है, इश जमा तह। तो त को क्या होगा, त को ट हो जाएगा, तो बन जाएगा इष्टः। ऐसे ही यहां पर देखिए कृष जमा नह। कृष जमा नह है, तो यहां पर भी श पहले है, तो परिवर्तन, क्योंकि सामने तवर्ग है तो तवर्ग का पांचवा अक्षर है, तो इसलिए इसे टवर्ग का पांचवा अक्षर हो जाएगा। कृष जमा नह कृष्ण। देखिए कृष्ण जी का नाम जो है वो इस तरह से उनकी संधि करे, यदि हम विच्छेद करें तो क्या बनेगा, कृष जमा नह, मिलाएं तो कृष्ण। ऐसे ही षष्ठः। षष्ठः में कैसे बनेगा, षष् जमा थः। ये श पहले है और सामने थ था, तो थ को भी क्या हो गया है, थ क्योंकि दूसरा अक्षर है तवर्ग का, तो इसे टवर्ग का दूसरा अक्षर हो जाएगा जो कि ठ है, ट ठ, तो बन गया षष्ठः। तो इस तरह से हमने देखा है पहली दो संधियों में, शुत्व और ष्टुत्व में, अगर स के सामने श आ गया है, शक्ति वाला जो श है, तो वो वही हो जाएगा, शकार हो जाएगा उसे। और अगर स के सामने ये वाला श आ गया है तो ऐसा हो जाएगा। और जो तवर्ग है, तवर्ग के सामने अगर चवर्ग आ गया तो वो चवर्ग जैसा हो जाता है, और उसके सामने अगर टवर्ग आ गया है तो वो उसी के जैसा ही हो जाता है। तो यही इन दोनों संधियों में बताया गया है। तो शुत्व और ष्टुत्व संधि को समझने के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं जष्ट्व संधि की ओर। कौन सी संधि है बच्चों, जष्ट्व संधि। अब जष्ट्व में मुख्य रूप से दो बातें हैं। उसमें एक तो है बात कि वर्ग के प्रथम वर्ण को, वर्ग तो अब आप समझ गए होंगे, 5 वर्ग हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। इनका जो वर्गों का जो प्रथम वर्ण है उसे क्या हो जाए, तृतीय वर्ण हो जाए। अब जष्ट्व संधि का मुख्य रूप से तो यही वर्णन ले लिया जाता है। एक साथ में लेकिन उदाहरण हमें मिलता है कि जब वर्ग का चतुर्थ वर्ण हो,
तो वर्ग के चतुर्थ वर्ण को भी तृतीय वर्ण हो जाए, मतलब परिवर्तन जो है वो तो तृतीय वर्ण में होना है। अब प्रथम वर्ण और तृतीय वर्ण, ये आगे हम इसे और देख लेते हैं। अब ये नियम क्या कहता है? ये नियम कहता है कि पदांत क च ट त प के बाद अब पद के अंत में होने चाहिए ये। तो पद जैसे वाक, षट, अच इत्यादि ऐसे बहुत से ये पद हैं। तो पद के अंत में यदि क आ जाए, क जो है वो क वर्ग का प्रथम अक्षर है, ऐसे ही च वर्ग का प्रथम अक्षर है, या यूं कहें तो ट त प इनके नाम पे ही इनका पूरा वर्ग बना है, इनका परिवार बना है। तो इनमें से कोई सा भी हो उस पद के अंत में, और उसके सामने उसके बाद यदि कोई स्वर वर्ण आ जाए। अब स्वर कितने हैं बच्चों? स्वर जो हैं वह 13 स्वर हैं संस्कृत में। तो उनमें से कोई सा भी स्वर आ जाए, या तो स्वर आए अथवा या फिर कोई घोष व्यंजन। अब घोष व्यंजन कौन से होते हैं? ये घोष व्यंजन होते हैं वर्गों के तृतीय, चतुर्थ, पंचम वर्ण या फिर यर, ल, व, ह। इनमें से कोई सा भी वर्ण आ जाए तो क्या होता है? तो क च ट त प ये क्रमशः किस में बदल जाते हैं? ग, ज, ड, द, ब में बदल जाते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो क को ग, च को ज, ट को ड, त को द और प को ब, ये हो जाता है। तो प्रथम वर्ण को क्या हो जाता है? तृतीय। तो उदाहरण देख लें अब आप इसका, उदाहरण से और आपको स्पष्ट होगा। तो पहले हम देख रहे हैं उदाहरण कि प्रथम वर्ण के सामने जब कोई स्वर आ जाए तो परिवर्तन क्या होगा? उसमें तृतीय वर्ण हो जाएगा और सामने स्वर रहेगा तो मिलकर पूरा हो जाएगा। जैसे वाक जमा ईशः। अब जमा से पहले है क, तो क जो है वो वर्ग का प्रथम वर्ण है, ये ध्यान रखा आपने। तो सामने क्या है? कोई स्वर है। बस कोई स्वर आ गया तो फिर देखने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। तो आपने क्या कर दिया? देखिए क के सामने जब ई आ गई तो क बदल गया ग में, और ई मिल गई तो बन गया गी, मिलाकर शब्द बन गया है वागीशः। ऐसे ही अच जमा आदि। अब च के सामने स्वर आ गया है आ, तो च को क्या हो जाएगा? च छ ज, क्योंकि अपने ही वर्ग का तो तृतीय होना है। तो च का तृतीय है ज, तो अज बन गया, अज जमा आदि ही अज आदि ही। देखिए यहाँ पर इस तरह से परिवर्तन करके भी दिखाया है हमने। ऐसे ही षट जमा आननः। ट के सामने स्वर आ गया आ, तो ट को हो गया ड, तो बन गया षड, षड जमा आननः षडाननः। तो ये हो गया। ऐसे ही जगत जमा ईशः। अब त के सामने आ गया है स्वर ई, तो त को हो गया है बच्चों द, तो जगत जमा ईशः जगदीशः। बच्चों ये जो जश्त्व संधि है, जो प्रथम वर्ण को तृतीय वर्ण, इसका बहुत अधिक प्रयोग आपको अपनी पुस्तक में मिलेगा। बहुत सारे उदाहरण आपको हर कक्षा में इसके उदाहरण मिलते हैं, क्योंकि एक स्वाभाविक प्रयोग ऐसा हो जाता है। तो अब हम आगे देखते हैं यहाँ पर जो प्रथम वर्ण, वर्गों का प्रथम वर्ण और उसके सामने कोई घोष व्यंजन। घोष व्यंजन याद है ना? तृतीय वर्गों का तीसरा, चौथा, पांचवा और यर, ल, व, ह, इनमें से कोई सा भी आ जाए तो तृतीय वर्ण हो जाएगा प्रथम वर्ण को। जैसे दिक् जमा गजः। अब जमा से पहले तो क है जो कि अपने वर्ग का प्रथम वर्ण है, और सामने क्या है? ग है जो कि अपने वर्ग का तृतीय वर्ण है, क ख ग। तो तृतीय वर्ण आ गया है। तो स्थिति क्या बनती है? अब ये रूल तो पूरा है, तो परिवर्तन जो होना है कि क को ग हो जाएगा, तो दिग्गजः। ये परिवर्तन आप यहाँ पर देख सकते हैं। क के सामने ग आ गया तो क को भी ग हो गया है। अब आगे है सत जमा धर्मः। अब सत जमा धर्मः में आप देखें तो त के सामने क्या आ गया है? ध आ गया है, क्योंकि अभी तो मैंने तृतीय वर्ण दिखाया था ना यहाँ पर कि तृतीय वर्ण आ जाए। अब यहाँ चतुर्थ वर्ण का उदाहरण भी आपको दिखा दिया है। अब त तो जो है वो अपने वर्ग का प्रथम वर्ण है, सामने एक वर्ग का तवर्ग का ही चतुर्थ वर्ण है, चौथा अक्षर है ध, तो परिवर्तन क्या हो गया? त को द हो गया है, सद्धर्मः। ये स्थिति है। अग्रिम है भगवत जमा भक्ति ही। भगवत जमा भक्ति ही, तो त को द हो गया क्योंकि सामने चौथा अक्षर है भ। अब देखिए ये भी नहीं बात है कि एक ही वर्ग के होने चाहिए दोनों तरफ,
पहले दोनों उदाहरणों में वो एक ही वर्ग के थे, जमा से दोनों तरफ अक्षर, लेकिन ऐसा कोई नियम, ऐसा कुछ नहीं है। अलग अलग वर्गों के भी हो सकते हैं, उसी वर्ग के भी हो सकते हैं, वो कुछ नहीं कहा गया है। केवल इतना कहा गया कि जमा से पहले वर्गों का प्रथम अक्षर, जमा के बाद वर्गों का तीसरा, चौथा, पांचवा या फिर य, र, ल, व, ह में से कोई भी एक अक्षर हो। तो भगवत जमा भक्ति, भगवत भक्ति ही। और एक और उदाहरण है अप जमा जम, तो बन गया अबजम। यहाँ पर प को ब हो गया है क्योंकि सामने ज आ गया है जो कि अपने वर्ग का तृतीय अक्षर है। तो इस प्रकार जश्त्व संधि में हमने पहला ये नियम जाना कि वर्ग के प्रथम वर्ण को तृतीय वर्ण हो जाता है जब उसके सामने किसी भी वर्ग का तृतीय, चतुर्थ या पंचम वर्ण या फिर य, र, ल, व, ह आ जाए। अब स्थिति आगे हम लेकर बढ़ते हैं इसके दूसरे नियम की ओर, जहां कहा था कि चतुर्थ वर्ण जो है उसे तृतीय वर्ण हो जाता है। अब चतुर्थ को तृतीय वर्ण कब हो जाता है? जब किसी पद में यदि वर्ग के चतुर्थ वर्ण के बाद में, जब चतुर्थ वर्ण को होना है तो जमा से पहले तो चतुर्थ वर्ण मिलेगा, उस पद के अंत में चतुर्थ वर्ण मिलेगा, उसके बाद किसी वर्ग का चतुर्थ वर्ण ही आ जाए, मतलब बिल्कुल यही स्थिति है, सेम अक्षर नहीं कहा है, चतुर्थ वर्ण कहा है। चतुर्थ वर्ण के सामने किसी भी वर्ग का या उसी के वर्ग का चतुर्थ वर्ण आ जाए तो पहले आने वाला जो चतुर्थ वर्ण है, क्योंकि अब ये भी बात आएगी ना कि बदलाव कौन से को होगा, तो बदलाव आप देख रहे हैं कि ज़्यादातर जो बदलाव हैं वो जमा से पहले वाले को हो रहे हैं, लेकिन श्रुत्व और श्रुत्व में जमा के बाद में भी हुए हैं। तो यहाँ पर जो पहले आने वाला चतुर्थ वर्ण है वो अपने ही वर्ग का उसे तृतीय वर्ण हो जाता है। अब कैसे हो जाता है? देखो, किसको होगा? चतुर्थ वर्ण को। क्या होगा? तृतीय वर्ण हो जाएगा। कब होगा? जब चौथे अक्षर के सामने किसी भी वर्ग का चौथा अक्षर आ जाए तब। जैसे क्रुध जमा ध। अब क्रुध जो है वो त, थ, द, ध चौथा अक्षर है और सामने ध है, ये भी चौथा अक्षर है। तो चौथे के सामने जब भी चौथा टकराएगा तो क्या हो जाएगा? पहले वाले चतुर्थ वर्ण को क्या हो जाएगा? अपने ही वर्ग का तृतीय हो जाएगा, तो बन जाएगा क्रुद्धः। इसके पीछे एक और मैं लॉजिक आपको बताना चाहता हूँ कि चतुर्थ अक्षर, द्वितीय और चतुर्थ अक्षर जो होते हैं ना बच्चों, महाप्राण अक्षर होते हैं। वर्ण विचार में आपने जाना है अल्पप्राण और महाप्राण, जो दो महाप्राण अक्षर एक साथ नहीं रह सकते हैं। तो ऐसी स्थिति जब भी आएगी तो आपको पहले वाला जो महाप्राण अक्षर है वो अल्प प्राण बन जाता है, एक नीचे चला जाता है, तो चौथे से तीसरा हो जाता है। यही स्थिति आपको इस पूरे नियम में देखने को मिलती है। ये भाषा विज्ञान का एक नियम भी है। तो अगला है जैसे दघ जमा धह। अब दघ जो है ये क, ख, ग, घ कवर्ग का चौथा अक्षर है और सामने ध है जो कि तवर्ग का चौथा अक्षर है। तो अब क्या हुआ? चौथे के सामने चौथा नहीं टिक पाएगा, तो पहले वाला जो चौथा अक्षर है उसको हमें तृतीय करना पड़ेगा। तो दघ जमा धह मिलाया तो बन गया दग्धः। तो दग्धः ये स्थिति, दग्ध अर्थात जो जल जाता है उसे कहते हैं कि दग्धः। बुध, बुध जमा धी। तो बुध ध के सामने ध आ गया है, तो अब यहाँ पर पहले ध को हमने कर दिया द, तो बुद्धि ही। अगला है भ। अब शुभ जमा ध। अब भ के सामने ध आ गया है, तो भ चतुर्थ वर्ण है, प, फ, ब, भ, तो भ को तृतीय वर्ण हो गया है ब, तो बन गया है क्षुब्धः। ऐसे ही अंत में है आरभ जमा धम। तो आरभ, आरभ में जो भ है उसे क्या हो गया है? ब हो गया है, तो बन गया है आरब्धम। मैं समझता हूँ कि आपको अब ये जो चारों जो उदाहरण हैं, ये पांचों उदाहरण समझ आए होंगे। और ये जश्त्व के तृतीय वर्ण कब कब होगा? प्रथम वर्ण को हो सकता है और चतुर्थ वर्ण को तृतीय वर्ण हो सकता है। दोनों ही स्पष्ट हो गए होंगे। आगे की ओर बढ़ते हैं अब हम। अब है बच्चों अनुनासिक संधि। अनुनासिक संधि में यूं तो ये विस्तृत संधि है, लेकिन अगर मैं प्रयोग की दृष्टि से आपको कहूं तो आप ये समझ सकते हैं कि प्रथम वर्ण को पंचम वर्ण होना। पहले हमने देखा था जश्त्व का मतलब आप मोटा मोटा मान सकते हैं कि प्रथम वर्ण को तृतीय वर्ण, क्योंकि चतुर्थ वर्ण को तृतीय होने के उदाहरण बहुत कम ही मिलते हैं। ज़्यादातर प्रथम को तृतीय होता है तो जश्त्व है, और प्रथम को अगर पंचम होगा
तो अनुनासिक है। लेकिन प्रथम को पंचम होने की बिल्कुल कुछ निश्चित स्थितियां हैं। कब होगा? नियम क्या कहता है कि वर्गों के वर्ग आप फिर समझ गए होंगे भाई, याद आ गया है। पांचों वर्ग क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, उनके प्रथम वर्ण वो भी हमने देखे थे, क, च, ट, त, प। उन प्रथम वर्ण के बाद क्या आ जाए? यदि कोई अनुनासिक वर्ण आ जाए। अब ये अनुनासिक वर्ण कौन से होते हैं? जिनका उच्चारण नासिका से होता है, नासिका जिनका उच्चारण स्थान है नासिका की सहायता से होता है। तो ये पांचों कौन से हैं? ग, य, न, न, म। ये पांचों ही वर्गों के पांचवें अक्षर हैं। तो अनुनासिक वर्ण जो है ना, क वर्ग में कौन सा आता है? क, ख, ग, घ, ङ। च वर्ग में च, छ, ज, झ, ञ। ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, न। त वर्ग में त, थ, द, ध, न। और प वर्ग में प, फ, ब, भ, म। तो अगर वर्गों के प्रथम वर्ण के बाद कोई भी अनुनासिक वर्ण आ जाए, इनमें से कोई सा आ जाए, तो फिर आपको प्रथम वर्ण को क्या करना है? पंचम वर्ण करना है। ये आपको ध्यान रखना है यहां पर। तो अब हमने पिछले वहां पर देखा था हमने कि भाई वहां कहा गया था कि प्रथम को तृतीय कब होगा? जब उसके सामने कोई भी तृतीय, चतुर्थ या पंचम वर्ण आ जाए। तो जब तृतीय चतुर्थ आ जाए तब तक तो ठीक है बात, लेकिन अगर पंचम वर्ण आ जाए तब क्या करें? तो तृतीय करें वहां पर या पंचम करें? तो ये नियम कहता है कि भैया अगर पंचम वर्ण कोई सा सामने आ गया है तो फिर आप जो है वह वहां पर पंचम वर्ण ही मुख्य है। और वैसे तो आप जो है यहाँ पर विकल्प से भी होता है, तो दिक् जमा नागः, दिंग नागः बनेगा इस नियम से, और जो पिछला नियम हमने जश्न वाला किया था उसके अनुरूप बन जाएगा दिग्नागः। तो ये विकल्प से दोनों ही शब्द बनते हैं। लेकिन मुख्य रूप से हम ये जानेंगे कि अगर प्रथम वर्ण के सामने कोई अनुनासिक वर्ण आ जाए तो आप यदि उसे सीधा ही पंचम वर्ण आप कर देते हैं तो वही आपका पूरी तरह से सही माना जाएगा। और मैं समझता हूं कि अब आपके मन में आ रहा होगा, सर अगर विकल्पों वाली परीक्षा है इस बार तो, और दोनों ही उदाहरण आ जाएं, तो बच्चों मैं मानूंगा कि पहली दो बात 90% ये मानेगा कि दोनों तरह के उदाहरण नहीं देंगे वहां पर आपके पेपर बनाने वाले, फिर भी दे दें। तो अगर प्रथम वर्ण के सामने अनुनासिक वर्ण आ गया तो आप प्रथम वर्ण को पांचवां वर्ण बनाकर ही ठीक करके आइएगा, तो आपका वो बिल्कुल सही उदाहरण, बिल्कुल सही आपका रहेगा वो। तो दिक् जमा नागः को देखते हैं। जमा से पहले क है जो कि वर्ग का प्रथम अक्षर है, सामने न है जो कि एक अनुनासिक वर्ण है। तो क्या परिवर्तन होना है? जो प्रथम वर्ण है उसको अपने वर्ग का ही, ये नहीं कि वो न के जैसा हो जाएगा, नहीं, अपने वर्ग का पांचवां होगा। तो क वर्ग का पांचवा क्या है? ङ है, तो बन गया दिंगनागः, दिंगनागः। फिर है वाक् जमा मयम। अब जमा से पहले फिर क है, सामने अब क्या आ गया है? म आ गया है जो प वर्ग का पांचवा अक्षर है। तो क्या हो जाएगा? क को ङ, वांगमयम, ऐसा बन जाएगा। अब आगे है तत् जमा न। तत् जमा न है तो त है जमा से पहले और सामने क्या है? न है, तो जो कि एक अनुनासिक वर्ण है, तो त को भी न हो जाएगा, तो बन जाएगा तन्न। आगे है सत जमा मतिः। तो सत जमा मतिः में आप देख रहे हैं कि जमा से पहले त है, सामने म है, तो एक अनुनासिक वर्ण होने के कारण इस त को भी क्या हो जाएगा? त, थ, द, ध, न, पांचवा अक्षर हो जाएगा, तो सन्मतिः। और अंतिम है षट जमा मुखम। तो सामने म है तो अनुनासिक वर्ण है, इसलिए ट को अपने वर्ग का पांचवा मतलब ट, ठ, ड, ढ, ण, तो ण हो जाएगा ट को, तो बन गया षण्मुखम। तो अनुनासिक संधि का अर्थ है प्रथम वर्ण को पंचम वर्ण। अब आपको ये स्पष्ट होगा यहां से। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। अब अगली संधि है अनुस्वार संधि। बच्चों ये सबसे आसान संधियों में से है। व्यंजन संधि की हम बात करें, इसका बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है, बहुत अधिक प्रयोग होता है इसका। अब अनुस्वार किसको होता है और कब कब होता है, ये हमें देखना पड़ेगा। अनुस्वार तो सुनते ही आपको ध्यान आ गया होगा वो कि जो बिंदी ऊपर लगती है वह अनुस्वार कहलाती है, और जो चंद्र बिंदु होता है उसे हम अनुनासिक कहते हैं। तो अनुस्वार संधि, अनुस्वार होता किसको है? म को या फिर न को। अधिकतर तो 90% तो म को ही होता है, लेकिन कुछ जगह पर न को भी अनुस्वार हो जाता है। ये अनुस्वार देखिए यहाँ पर हमने बनाया है इसे। तो नियम क्या है? पहला नियम है
कि यदि म के बाद कोई व्यंजन वर्ण आए, सीधी सी बात है बच्चों, अब आपने देखा होगा जब वाक्य आप पढ़ते हैं तो वाक्य के बीच में आपको म हलंत लिखा हुआ नहीं दिखाई देता। आपको क्या दिखता है कि वो अनुस्वार के रूप में आपको नजर आता है। तो उसका नियम यही होता है कि म के बाद अगर कोई भी व्यंजन वर्ण आ जाता है तो म के स्थान पर क्या हो जाता है, अनुस्वार हो जाता है। ये टंकण दोष थोड़ा सा यहाँ पर रह गया है। क्या हो जाता है, अनुस्वार हो जाता है। किसको, म को। तो म का अनुस्वार हो जाएगा जब भी कोई सामने व्यंजन आ जाए। जैसे ये तो हम देख रहे हैं शब्द के बीच में अगर आए तो समजमा हारह, समजमा हारह, तो म के सामने व्यंजन आ गया है इसलिए बन गया संहारह। ऐसे ही समजमा योगः, तो म के सामने व्यंजन आ गया तो बन गया संयोगः। अब ये हरिम और वंदे ये दो अलग शब्द हैं। अहम हरिम वंदे ये एक वाक्य है। अब आप इसमें म को हलंत लगाएंगे, आधा हलंत लगाएंगे नीचे करके या फिर म का अनुस्वार करके ऊपर लगाएंगे। तो ये नियम बताता है हमें क्या क्या करना है। म यहाँ पर देखिए हलंत है और सामने व आ गया है, अगले शब्द में व पहला अक्षर है, तो हमें कैसे लिखना पड़ेगा, हरिम वंदे। हम इस म को हलंत करके नीचे नहीं लिख सकते हैं जब तक इसके सामने कोई व्यंजन है। हाँ, यदि आप वाक्य के अंत में हैं या आपको कोई एक ही शब्द लिखना है फिर आप म को हलंत करके लिख सकते हैं अगर म अंत में आ रहा है। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ये बहुत आसान नियम है। अनुस्वार का मतलब है कि अनुस्वार संधि में किसको अनुस्वार होगा, म को। और कब होगा, जब म के सामने कोई भी व्यंजन आ जाए। लेकिन अगर म के सामने कोई स्वर आ गया तो क्या होगा, तो म जो है उस स्वर में मिलके पूरा हो जाएगा। जैसे हरिम, हरिम अनुपश्यामि, तो हरिम का म जो है वो अनु के अ में मिल जाएगा, हरिम अनुपश्यामि। जैसे एवं एव, एवं का म जो है वो ए में मिलेगा तो एवमेव बन जाएगा। उसे हम कहेंगे बच्चों संयोग। जब व्यंजन के सामने स्वर आए और हम दोनों को मिलाकर लिख देते हैं तो वहां संधि और कोई परिवर्तन ना हो तो वो संयोग कहलाता है। अब दूसरा नियम है कि जब न को अनुस्वार हो जाता है, कब, कह रहे हैं कि अपदांत न के बाद। जब पदांत न हो तो अपदांत हो वो, तो अपदांत न के बाद यदि कोई अंतस्थ वर्ण कौन से हैं, य र ल व, और अनुनासिक वर्ण कौन से हैं, यंग अंग य न न म। ये हमने अभी देखा था अनुनासिक को, और अंतस्थ हमने जाने थे य र ल व। इनको छोड़कर कोई अन्य व्यंजन वर्ण आ जाए, न के बाद अगर ये आ जाए तो फिर नहीं होगा। तो अगर कोई अन्य व्यंजन वर्ण आ जाता है तो न के स्थान पर अनुस्वार हो जाता है। जैसे यशान जमा सी, देखो य र ल व में से भी नहीं है कोई सा, और ग य न न म में से भी कोई सा नहीं है, तो स है जो बताया नहीं गया है। तो इसलिए यशान के न को क्या हो गया, अनुस्वार हो गया और यशांसी बन गया है। ऐसे ही मन जमास्यते, यहाँ भी स है सामने तो इसे बन गया है मनस्यते। बाकी बच्चों इसका प्रयोग बहुत कम होता है, बहुत अधिक प्रयोग नहीं होता है। यूँ कह लें कि 95% प्रयोग में कहूँ तो गलत नहीं होगा, तो कि वो म को अनुस्वार का होता है। तो इसका आप ध्यान रखिएगा, आपकी पाठ्य पुस्तक में बहुत सारे उदाहरण आपको मिलेंगे। और क्योंकि दो काम करने होते हैं, आपको जोड़ना होता है और अलग अलग करना होता है। अगर ऐसा आ गया हरिम वंदे तो आप क्या करेंगे, आपको अलग अलग करना पड़ेगा। तो आप क्या करेंगे, जो अनुस्वार है उसको नीचे म लिखकर और हलंत कर देंगे उसे। या फिर ऐसे समहारह तो सम जमा हारह और उसका म हलंत करेंगे आप ऐसे। तो ये आप ध्यान रखिएगा। अब अनुस्वार संधि को हमने समझ लिया है। अब हम बढ़ते हैं अगली जो संधि है, परसवर्ण संधि। परसवर्ण संधि को बच्चों आप ये मान सकते हैं कि जो म को आपने अनुस्वार किया था या न को जो आपने अनुस्वार किया था, तो उसी अनुस्वार को क्या हो जाए, परसवर्ण हो जाए। परसवर्ण है मतलब सवर्ण मतलब पंचम वर्ण। अब पंचम वर्ण किसका, परसवर्ण का पूरा अर्थ आपको यहाँ इस नियम में पता चलेगा कि जब अनुस्वार के बाद आपने म को तो अनुस्वार कर दिया, लेकिन यदि उसके सामने अगर कोई स्पर्श वर्ण आ गया है, कोई भी स्पर्श वर्ण वहां पर अगर आ गया है, स्पर्श वर्ण कौन से हैं, क से लेकर म तक के स्पर्श वर्ण हैं। तो अगर वो उनमें से कोई भी आ गया है आप उस अनुस्वार के सामने, तो फिर आप अनुस्वार
करके नहीं आप छोड़ेंगे उसे सिर्फ, तो अनुस्वार के स्थान पर भी आप क्या कर देंगे, उसके आगे वाला जो वर्ण है वो जिस वर्ग का है उसी वर्ग का पंचम वर्ण आप उस अनुस्वार को बना देंगे। ये यहां पर आप समझिए इस बात को। जैसे अब सम जमा कल्पह था, तो आपने क्या किया, जैसे मान लीजिए ये सम जमा कल्पह था, तो आपने क्या किया था, इस म को आपने यहां पर अनुस्वार कर दिया, ये सम जमा कल्पह। लेकिन अब क्या है, ये जो अनुस्वार है, अब अनुस्वार के सामने स्पर्श वर्ण आ गया है। पिछला जो मैंने हरिम वंदे का उदाहरण दिया था, वहां पे क से म के बीच का अक्षर नहीं है, वंदे व तो अंतस्थ है, यर लव में से अंतस्थ वर्ण है, तो इसलिए हमने वहां पर अनुस्वार को अनुस्वार ही रखा था। इसलिए यहां पर क्योंकि सम अनुस्वार के सामने क्या है, क है, तो क्या कर देंगे हम इसे, म को अनुस्वार हो गया था, तो अनुस्वार को क्या करना है, सामने वाले वर्ण के वर्ग का पांचवा करना है। तो सामने है क किस वर्ग का है, क वर्ग का है, क वर्ग का है, तो क वर्ग का पांचवा क्या है, क वर्ग का पांचवा है अंग। ये तो ड कितना है, और जब हम यहां पर बिंदी ये डाल देते हैं तो बन जाता है अंग, तो संकल्पः। और क्योंकि म जो है वो हलंत होता है, अनुस्वार भी आपको आप उसे एक हलंत ही मानेंगे, तो ये जो अंग होगा उसके स्थान पर या जो पांचवा अक्षर होगा वो भी हलंत ही होगा। अब बच्चों आपको लग रहा होगा कि हमने जो पिछली अनुनासिक संधि पढ़ी थी उसमें भी हम पांचवा अक्षर कर रहे थे, है ना, पांचवा अक्षर कर रहे थे आप, और पांचवा अक्षर जो है वो अनुनासिक वर्ण ही है, और यहां पर भी आप पांचवा अक्षर ही कर रहे हैं, है ना। लेकिन क्या अंतर है दोनों में, वहां आप प्रथम वर्ण को पांचवा अक्षर कर रहे थे, यहां पे आप अनुस्वार को सामने वाले वर्ण के वर्ग का पांचवा अक्षर कर रहे हैं। ये यहां पर दोनों में अंतर है, और जो दोनों में समानता है कि दोनों में ही पांचवा वर्ण होना है। अब अगला उदाहरण भी देख लीजिए, जैसे समजमा तोषः। समजमा तोषः में सामने त आ गया है, तो त वर्ग का पांचवा अक्षर कौन सा है, त थ द ध न, तो बन गया है संतोषः। ऐसे ही समजमा पूर्णम, तो सामने प आ गया है, तो वो भी क से म तक के बीच में आता है, तो प वर्ग का पांचवा अक्षर क्या है, म, तो बन गया संपूर्णम। ऐसे ही अम जमा कितः, और ये जो बदलाव है बच्चों, आप हिंदी में आप संपूर्ण शब्द को आप ना स के ऊपर अनुस्वार लिखकर भी लिख सकते हैं, लेकिन संस्कृत में आप देखते हैं कि वो म आधा लिखा हुआ मिलता है आपको। ऐसे ही अगला उदाहरण और क्लियर हो जाएगा आपको। आप हिंदी में देखते हैं तो आपको यूं ही अनुस्वार अंकित यूं मिल जाएगा लिखा हुआ, लेकिन संस्कृत में आप लिख रहे हैं तो आपको अनुस्वार को पंचम वर्ण करना पड़ेगा, क्योंकि सामने क है और क का पांचवा अक्षर हो गया अंग, तो अंकितः। जब आपको कई बार अपना अंक या अंकित ऐसे आपको पांचवा अक्षर मिले उससे पहले तो समझ जाइएगा कि ये परसवर्ण हुआ है अनुस्वार को। अगला है कुम जमा ठितः, तो कुम का जो म है उसे अनुस्वार हुआ, और अनुस्वार के सामने ठ आ गया, तो ठ है ट वर्ग का, तो पांचवा अक्षर है ट ठ ड ढ ण, तो बन गया कुंठितः। ऐसे ही अम जमा चितः, च वर्ग का पांचवा क्या है, च छ ज झ य, बन गया अंचितः। तो ये हमने जाना है बच्चों इस परसवर्ण संधि में। तो परसवर्ण का मतलब है कि अनुस्वार को सामने वाले वर्ण के वर्ग का ही पांचवा अक्षर हो जाएगा। तो ये परसवर्ण संधि थी। अब हम आगे बढ़ते हैं अगली संधि की ओर, और हमारी इस वीडियो की आज की व्यंजन संधि की बच्चों अंतिम संधि है चर्त्व संधि। तो इस चर्त्व संधि में देखिए क्या बताया गया है। चर्त्व संधि जो है, चर्त्व संधि में आप देखेंगे चर्त्व का अर्थ क्या है। अब चर्त्व संधि में चर्त्व का अर्थ है कि तृतीय को प्रथम वर्ण हो जाए। जैसे आपने जश्त्व में देखा था कि प्रथम वर्ण को तृतीय वर्ण, तो चर्त्व जो है वो क्या कहता है, वो तृतीय को, जो तृतीय वर्ण है ना उसे प्रथम वर्ण। तो तृतीय कौन से हैं, ग ज ड द ब, क वर्ग में आता है ना क ख ग, च वर्ग में च छ ज, ऐसे ही ड द ब भी आते हैं।
इनको अब क्या कहेंगे, बैक टू पेविलियन, वापस आना है कहाँ, तीसरे से पहले की ओर। तो कवर्ग ग को क, ज को च, ऐसे ड को ट, द को त और ब को प, ये यहाँ पर हो जाने हैं। और ये होंगे कब, ये इंपॉर्टेंट है, वर्गों के तृतीय वर्ण के बाद, क्योंकि जमा से पहले तो वो वर्ण होना ही चाहिए जिसकी हम बदलाव की बात कर रहे हैं। जब प्रथम को पंचम किया था तो जमा से पहले तो प्रथम होगा ही होगा, जब प्रथम को तृतीय किया था तब भी प्रथम वहां होना है, जब स को श किया है तो पहले तो स होगा तभी तो श होगा, है ना, तो वो तो होना ही चाहिए। तो वर्गों के तृतीय वर्ण के बाद यदि कोई अघोष वर्ण हो, आपने पहले घोष वर्ण पढ़ा था, घोष वर्ण का मतलब था वर्गों के तृतीय, चतुर्थ और पंचम वर्ण, लेकिन यहां बात आ रही है अघोष वर्ण। अघोष वर्ण कौन से हैं, वर्गों के प्रथम, द्वितीय और श श स, ये वर्ण जब सामने आ जाएं तो वहां पर क्या होगा, तो तृतीय वर्ण को अपने वर्ग का ही प्रथम वर्ण हो जाता है। अब उदाहरण देख लेते हैं, जैसे दिग जमा पालह। तो पहला ही उदाहरण जो इसका दिया हुआ है यहाँ पर, देखिए कि दिग जमा पालह, यहाँ पर जमा से पहले क्या है, ग है, जो कि अपने वर्ग का तीसरा वर्ण है, क ख ग, और सामने क्या है, सामने है वर्गों का प्रथम वर्ण, प्रथम द्वितीय या श श स में से होना चाहिए, तो यहाँ है प जो कि प्रथम वर्ण है। तो क्या हो जाएगा, इस ग को क हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, दिक्पालः। जब समस्त पद हमने बना दिया है तो ये बन गया दिक्पालः। ऐसे ही विपद जमा कालः, द को हो जाएगा क्या, त, क्योंकि त थ द तवर्ग का तृतीय वर्ण है तो उसे त हो गया, तो विपद कालः। ऐसे सद जमा कारः तो सत्कारः, और भेद जमा ता भेदता, ये बन जाते हैं। तो हम चत्व संधि को ऐसे समझ सकते हैं। बच्चों, अब हमने व्यंजन संधि को विस्तार से समझ लिया है। अब बारी आती है कि अब इस पूरी व्यंजन संधि को हम एक एक वाक्य में समझ लेते हैं, देख लेते हैं। संक्षेप में मैं आपको व्यंजन संधि, आप इंतजार कर रहे होंगे कि सर ने ट्रिक के बारे में बताया था, तो वो ट्रिक क्या है, संक्षेप क्या रहेगा, तो वो हम उसके लिए एक ये टेबल आपके लिए हमने बनाई है। इसमें आप देख रहे हैं कि सबसे पहले क्रम संख्या लिखी हुई है, और क्रम संख्या के पश्चात जो है हमने यहाँ पर लिखा है कि पूर्व में, पूर्व में मतलब जमा से पहले क्या आए अगर, और पश्चात, पश्चात में क्या आए, जमा के बाद क्या आए, तो उसका परिणाम क्या रहेगा। और सामने यहाँ पर उदाहरण दिया गया है, जैसे स को क्या होगा, स को क्या बदलाव होगा, स को या तो श हो सकता है या फिर श हो सकता है, इन दोनों में से कुछ होगा। स को ये श कब होगा, ये श होगा जब सामने ये श या चवर्ग आ जाएगा, जैसे मनस जमा शांति ही, मनस शांति ही, ये यहाँ पर बना हुआ है मनस शांति। ये स को ये वाला श कब होगा, तो ये श होगा जब सामने का टवर्ग खुद आ जाएगा कोई भी, तो फिर उसको ये श हो जाएगा, जैसे हरिश जमा टीकते, हरिश टीकते। अब त की बात करते हैं, त को जिसको सबसे ज़्यादा परिवर्तन होते हैं, तो त को क्या होगा, त को च होना है। कब होगा च, जब उसके सामने या तो श आ जाए या फिर चवर्ग आ जाए, जैसे उत्जमाचारणम उच्चारणम। अब त को ही ज भी हो सकता है, कब होगा, जब त के सामने क्या आ जाए, ज, जैसे उत्जमा ज्वलः उज्ज्वलः। अब बात आती है जो क च ट त प, ये प्रथम वर्ण है अपने वर्गों के, इनको क्या हो जाएगा, तृतीय वर्ण, ग ज ड द ब। ये आपने देखा था कि प्रथम को तृतीय जष्ट्व संधि कब होगा, जब इनके सामने कोई घोष वर्ण हो या फिर स्वर हो। घोष वर्ण आप समझ रहे हैं बच्चों, कि जमा से मतलब जमा के बाद में जो है वो वर्गों के तीसरा, चौथा, पांचवा या यर अलावा ह, इनमें से कोई हो, जैसे सत जमा धर्म सद्धर्म। फिर आगे त को ही ट भी हो सकता है, या त को ट कब होगा, त को ट तब होगा जब उसके सामने टवर्ग रहेगा, ये ष्टुत्व संधि है।
यहाँ पे त से तात्पर्य पूरे त वर्ग से है, लेकिन ज़्यादातर प्रयोग उसमें बदलाव जो है वो त को ही होता है। तो त को ट हो जाता है और थ को ठ हो जाएगा, क्रम से होना है। दूसरा वर्ण है तो उसे दूसरा वर्ण ही होगा। तो तवर्ग को टवर्ग हो जाता है कब, जब उसके सामने टवर्ग रहे। जैसे तत् जमा टंकारः तट्टंकारः, ये बन गया है यहाँ पर। आगे बात आती है कि क च ट त प, फिर वही देखिए प्रथम वर्ण आ गई। अब इनको पांचवा वर्ण कब होगा, अपने वर्ग का पांचवा वर्ण कब होगा, जब इनके सामने कोई अनुनासिक वर्ण आ जाए। जब अनुनासिक वर्ण सामने आ जाएगा तब हम उसे पांचवा अक्षर करेंगे। जैसे वाक जमा मयम, अब क के सामने म आ गया है तो क को कवर्ग का ही पांचवा हो गया, अंग बन गया वांग्मयम। फिर एक हमने पढ़ी थी कि म को अनुस्वार, म या न को अनुस्वार कब होगा, जब इनके सामने कोई व्यंजन आ जाए। और यहाँ पे भी क्योंकि हम संक्षेप में देख रहे हैं तो म के अनुरूप ही लिखा है, म का ही 95% प्रयोग होता है। तो म के सामने कोई व्यंजन आ जाए तो उसे आप अनुस्वार कर देंगे। जैसे हरिम जमा वंदे, तो म को क्या हो गया है यहाँ पर, अनुस्वार हो गया क्योंकि सामने व था। अब अनुस्वार को भी आगे परिवर्तन होता है, ये भी हमने देखा था। अनुस्वार को क्या होता है, परसवर्ण होता है। परसवर्ण का मतलब सामने वाले अक्षर के वर्ग का पांचवा। जैसे ङ य ण न म, ये ही पांच अक्षर हैं जो पांचवें हैं। वर्गों के पांचवें तो ये 5 ही हो सकते हैं, इनके अलावा कोई छठा नहीं हो सकता है। तो अंग कब होगा, जब सामने क होगा, क या क वर्ग का कोई अक्षर। य कब होगा, जब सामने च वर्ग का कोई अक्षर होगा। तो स्पर्श व्यंजन है 25, इनमें से कोई सा भी सामने आ जाए तो उस वर्ग का ही पांचवा हो जाएगा। जैसे सम जमा पूर्णम, तो बन जाता है संपूर्णम, क्योंकि प था सामने तो इसलिए क्या हो गया, प वर्ग का पांचवा म आ गया। ऐसे ही संतोष में त है सामने तो इसलिए त वर्ग का पांचवा क्या है, न, तो संतोष, ये बन जाता है। और अंतिम है बच्चों जो हमने पढ़ा था चर्त्व संधि में कि ग ज ड द ब, ये कौन से अक्षर हैं, तीसरे हैं। तो ये तीसरे अक्षर को पहला कब होगा, जब उसके सामने कोई अघोष व्यंजन होगा। अघोष व्यंजन मतलब वर्गों का पहला, दूसरा या फिर स श श। तो जैसे दिग जमा पालः दिक्पालः। तो इस प्रकार से हम संधि को, व्यंजन संधि को, जिसे कि बच्चों को बड़ी कठिन लगती है, नियम बड़े बड़े नियम हैं, हम केवल इस एक टेबल के माध्यम से, जब हमने विस्तार से जान लिया है उसे, तो हम इसे एक टेबल के माध्यम से भी हम इसे याद रख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो मैं समझता हूँ आपको कि बहुत अच्छे से व्यंजन संधि समझ आ गई होगी। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारी मेहनत का सम्मान करते हुए आप उसे लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों में अधिकाधिक उसे शेयर करें, जिससे सभी का लाभ हो इस वीडियो का। तो मिलते हैं ऐसी ही उपयोगी अगली वीडियो के साथ। ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ रहिए, आनंदित रहिए। धन्यवाद।